हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में वर्ग दशम भूगोल के द्वितीय पाठ लेकर आए हैं। द्वितीय पाठ में हम आज बताने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। जैसे प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप जानते होंगे, जैसे मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे पहले दोस्त समझते हैं इसमें कि मिट्टी किसे कहते हैं, यानी मृदा किसे कहते हैं। देखिए, मृदा क्या होता है? असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। जैसे आप जानते होंगे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। तो यहाँ दोस्त कह रहा है असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा। मृदा को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। और देखिए, मिट्टी असंगठित पदार्थ यहाँ क्या होता है? असंगठित, जो संगठित नहीं रहता है, जो एकत्रित नहीं रहता, जो मिला हुआ नहीं, जो बिखरा रहता है, ये असंगठित होता है। जैसे मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने। तो टूटना फूटना मतलब क्या होता है? बिखरना। तो यानी वो हो गया असंगठित पदार्थ। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्त? मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, यानी भूमि के ऊपर का पट्टी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की ओर। देखिए, दूसरी पॉइंट मेरा क्या करा? मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया। देखिए, मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों जटिल प्रक्रिया है? क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी का परत बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, मिट्टी का निर्माण करना एक कैसी प्रक्रिया? तो आप कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया। मृदा किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अब दोस्त कहेगा असंगठित पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ संगठित नहीं होता है, यानी जो पदार्थ बिखरा होता है। जैसे मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से। देखिए, चट्टान अगर टूटते फूटते हैं, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया, जटिल के साथ साथ लंबी प्रक्रिया भी है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरी पॉइंट की ओर। तीसरी पॉइंट वही कह रहा है 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर मिट्टी का परत बनने में कितने वर्ष लगते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए लंबी प्रक्रिया इसे कहा जाता है। यानी मृदा का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी, यानी 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब दोस्त यहाँ से हम आगे चौथी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चौथी पॉइंट मेरा क्या कह रहा है? चौथी पॉइंट कह रहा है यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इसका क्वेश्चन आज चौथी पॉइंट से बनेगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, पहले ही बता चुके हैं दोस्त, चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। यानी मृदा को ही दूसरे भाषा में क्या कहते हैं दोस्त? मृदा को दूसरे भाषा में मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कहिए चाहे मृदा कहिए, एक ही बात होता है। यानी चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से मिट्टी का निर्माण होता है। इसका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्त आप बता सकते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक और रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से मिट्टी का। आप देखिए, चट्टानों के टूटने फूटने, तो आप समझ सकते हैं कि चट्टान टूटेगा फूटेगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता? तो देखिए, टूटने के बाद कोई ठोस पदार्थ, अगर जैसे हम कोयला पर हथौड़ा से प्रहार करते हैं तो कोयला टूट जाती। तो कोयला टूटा तो उसका कौन भाग परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। क्योंकि कोयला को हम क्या किए? तोड़ दिए। कोयला को हम क्या किए? तोड़ दिए। तो उसके बनावट में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो दोस्त इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त पांचवी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पांचवी पॉइंट मेरा क्या कह रहा? भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। पहले ही बता चुके हैं भूमि संसाधन के बारे में बता सकें। ये प्राकृतिक संसाधन है मृदा, यानी भारत एक भूमि संसाधन है। क्योंकि भारत में भूमि संपन्न है। यहाँ कृषि योग्य भूमि भी है, पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है, पठारी भाग हैं। यानी यहाँ के कुल भूभाग को,
यानी इसके कुल भूभाग को, किसके कुल भूभाग, भूमि का, तो यहाँ के कुल उपलब्ध भूमि का 43% मैदानी इलाका। कितने प्रतिशत दोस्त मैदानी इलाका है? 43%। 43% मैदानी इलाका और 30% पर्वतीय भाग है। 30% दोस्त क्या है? पर्वतीय भाग। और 27% भाग क्या है? पठारिया भाग है। तो यहाँ पर ही समझ सकते हैं कि सबसे अधिक भारत भूमि संसाधन में संपन्न है और यहाँ सबसे अधिक कुल भूमि, उपलब्ध भूमि का सबसे अधिक भाग 43% हिस्सा केवल मैदानी इलाका। अब देखिए, मैदानी इलाका, जो समतली इलाका होता है उसको मैदानी इलाका कहते हैं। जैसे हम लोग कहाँ बसे हुए हैं? मैदानी इलाका में बसते हैं। और घना आबादी, घनी बस्ती किस इलाके में होता है? मैदानी इलाके। और पहाड़ी इलाके में बात कर देंगे तो पहाड़ी इलाके में बहुत दूरी दूरी पर घर बने होते हैं, उसमें भी 1-2 कर का घर होता है, घना आबादी नहीं। तो हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं। तो कुल भारत में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे दोस्त? 43 पे। कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना हो जाएगा दोस्त? 30%। और कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भाग पठारिया विस्तार है? तो 27% भाग। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, यानी 43% जो मैदानी इलाका है, 43% जो मैदानी इलाका है, उसमें 43% मैदानी इलाका, यानी मैदानी भाग में क्या क्या होता है? तो दोस्त मैदानी भाग में कृषि होती है, आवास, हम लोग अपना घर बनाकर रहते हैं, उद्योग धंधे, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो वह सब कहाँ लगाते हैं? मैदानी इलाकों में फैक्ट्री लगाते हैं, पहाड़ी इलाकों में नहीं। यानी मैदानी भाग में कृषि होता है, यानी खेती होते हैं, आवास, हम लोग घर बनाकर रहते हैं, निवास करते हैं, उद्योग धंधे सभी किस इलाके में लगते हैं? किस भाग में लगते हैं? मैदानी भाग में। अब दोस्त यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 7वां पॉइंट की ओर। देखिए, 7वां पॉइंट कह रहा है पठारीय भाग में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा के कोष संचित। यानी पठारी भाग में खनिज जो खान से क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज। जीवाश्म ईंधन, जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन, और वन संपदा, ये सभी कहाँ मिलते हैं? पठारीय भाग में। अब दोस्त हम 8वां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 8वां पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, ये आपको समझना है दोस्त। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, 8वां पॉइंट कह रहा है दोस्त पर्वतीय भाग। अब देखिए, पर्वतीय भाग भी था, यानी भारत के कुल भूमि, उपलब्ध भूमि के 3 भाग, पहाड़ी भाग, पर्वतीय भाग, पठारिया भाग और मैदानी भाग। सबसे अधिक भाग क्या है? मैदानी, 43% भाग। अब पर्वतीय भाग 12मासी नदियों के लिए, जो 12 महीना नदियां बहती रहती है, उसी को कहते हैं 12मासी नदियों। जो 12 मास यानी 12 महीना, साल में 12 महीना में 12 महीना क्या होती? नदियां बहती रहती, सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। यानी देखिएगा कि पर्यटन, जैसे समुद्र के किनारे पर्यटन दार्शनिक स्थल बनाए जाते हैं, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, आनंद लेते हैं, नदियों की बहती हुई कंचन धारा को देखते हैं। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आगे देखिए लॉन्ग टाइप के प्रश्न के रूप में अगला है मेरा। तो अगला दोस्त समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं? यानी मिट्टी का निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं, कौन कौन मिट्टी के निर्माण करने में सहायता करते हैं? जैसे देखिए, धाराकृति, धारा की जो होती है आकृति, वो मिट्टी निर्माण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। चट्टानों के टूटना, आप जानते हैं चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी को ही दूसरे भाषा में क्या कहते हैं दोस्त? मिट्टी को ही दूसरे भाषा में कहते हैं मृदा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक है? धारा की आकृति, चट्टान का टूटना, क्योंकि चट्टान टूटते फूटते हैं। वनस्पति कैसे? जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ते हैं, गलते हैं, तो इससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। जैव पदार्थ में वही सब आ जाएंगे, जंगल झाड़, ये सब। खनिज, कण और समय, ये सभी मृदा निर्माण के कारक हैं। ये सब मिट्टी के निर्माण करने में सहायता देती है। जैसे मिट्टी निर्माण के लिए समय होना चाहिए, चट्टान के टूटना फूटना चाहिए, धारा की आकृति होनी चाहिए, वनस्पति होने चाहिए, जैव पदार्थ होने चाहिए। ये सभी से क्या होते हैं? मिट्टी का निर्माण होते हैं, मृदा का निर्माण होते हैं। अब दोस्त हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टाइप है। देखिए, हम समझते हैं, अगला क्वेश्चन के अनुसार है, कह रहा भारत में मुख्य रूप से
मिट्टी कितने प्रकार का है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्त कई बार पूछा है प्रश्न परीक्षा में कि भारत में क्या है दोस्त, भारत में यानी भारत में मुख्य रूप से मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी कितने प्रकार। देखिए 6 प्रकार की पाई जाती है। एक जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। यानी भारत में प्रश्न आ जाएगा मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्त क्या बोलेंगे, भारत में मुख्य रूप से मिट्टी 6 प्रकार के पाए जाते हैं। और कहेगा नाम लिखने के लिए तो आप बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ये 6 मिट्टी को हम पढ़ेंगे और 6 मिट्टी से एक एक, जैसे जलोढ़, इसमें जानेंगे जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, इसमें किस किस तत्वों की अधिक मात्रा होती है, किसकी कमी होती है, और इस जलोढ़ मिट्टी में कौन फसल अच्छे लगते हैं, जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए दोस्त एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए एक सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्त जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी आप बता सकते हैं नदियों के जल के द्वारा भसाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जैसे देखिएगा कभी कभी कि बांध टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो नदियों के धारा के साथ मिट्टी भी क्या होते हैं, बहती हुई खेतों में आ जाती है। तब सुने होंगे कि खेत मेरा क्या हो गया, उपजाऊ हो गया। यानी नदियों के जल के द्वारा भसा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में राजस्थान एवं गुजरात में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, राजस्थान एवं गुजरात में। अब दोस्तों हम आगे यहाँ पर ही जानते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की कुल उपलब्ध भूमि के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है, जलोढ़ मिट्टी। अभी दोस्त जितने भी चर्चा कर रहे हैं वो जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मिट्टी भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। तो प्रश्न इससे बन सकता है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है, यानी 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी को ही आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं बांगर और दूसरा क्या होते हैं दोस्त, खादर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार होते हैं। क्या बताएंगे दोस्त, 2 प्रकार का, एक बांगर और दूसरा क्या होती है, खादर होती है। और ये आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर, जैसे पुरानी नई ना। तो अब दोस्त यहाँ पर ही समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी आयु के अनुसार जलोढ़ मिट्टी के 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर एक बांगर। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। देखिए पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसमें कंकर के कण बढ़ जाते हैं, ह्यूमस की मात्रा घट जाती है, इसलिए उपजाऊ वो नहीं हो पाते, इसलिए उसे बांगर कहते हैं। जैसे अपनी बोलचाल की भाषा में उसे बंजर भी कह सकते हैं। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। वही देखिए दूसरी नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन मतलब क्या, नया। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्त, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और नई मिट्टी होती है, इसमें फसल क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं, फसल की उपजाऊ क्षमता क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब दोस्तों समझते हैं आगे, और हम समझते हैं आगे। यहाँ पर ही देखिए अभी हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। यानी बांगर में अभी देखिए, फिर पहले ही बता चुके हैं कि बांगर जो मिट्टी होती है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर में कंकरी और बजरी की मात्रा क्या होता है, अधिक होने के कारण यह बहुत कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें पथरीला हो जाता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होते हैं, फसल अच्छा नहीं लगती है, इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। तो क्वेश्चन आएगा कि बांगर किसे कहते हैं, ये व्याख्या करें तो आप बता देंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर में कंकर बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वह कम उपजाऊ होते हैं। क्यों, क्योंकि बजरी होने के कारण ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है, कम हो जाती है। अब वही दोस्त खादर वायु एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। देखिए खादर जो होता है वायु और मृत्तिका का मिश्रण होता है, यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए खादर किसे कहते हैं, नवीन नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और खादर क्या होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक। अब देखिए दोस्त ये दोनों में अंतर किसमें, एक खादर एवं बांगर में अंतर। तो दोस्त खादर एवं
बांगर में अंतर, तो आप आराम से देखिए 3 3 अंतर यहाँ से दे देंगे और एक परिभाषा से वांगर। देखिए खादर में बोल सकते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। खादर में बजरी पत्थरी की मात्रा अधिक होती है, बांगर में क्या होता है, कम होता है। खादर अधिक उपजाऊ होते हैं, बांगर कम उपजाऊ होते हैं। खादर में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और बांगर में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये दोनों पॉइंट से आप ये दोनों में अंतर दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है खादर और बांगर में अंतर। तो दोस्त समझ गए, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। अब दोस्त हम आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी भी हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। अब दोस्त जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो आप दोस्त समझ रहे हैं कि यहाँ पर ही कह देगा कि आपको जलोढ़ मिट्टी में किस किस तत्वों की प्रधानता होती है। तो पोटास, फास्फोरस, चूने जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है। और जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है दोस्त, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। अब दोस्तों समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल अच्छे लगते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अच्छा माना जाती है मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी जो है किस फसल के लिए अच्छा मानी जाती है, गन्ना मतलब जिसको हम अपनी भाषा में ईख कहते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, चूना ये सब उपलब्ध होते हैं। इसके कारण यहाँ गहन कृषि होती है। गहन कृषि मतलब कि फसल अच्छे लगते हैं, घना फसल होते हैं। अब दोस्त जलोढ़ मिट्टी को हम पढ़ लिए हैं। आप देखे होंगे कि जलोढ़ मिट्टी से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो लास्ट में हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे और आप जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी मिट्टी काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी पिछले सेशन में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है दोस्त, रेगुर मिट्टी। याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, भूलेंगे नहीं दोस्त, कभी नहीं, याद रखेंगे। यानी काली मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, काली मिट्टी काली क्यों होती है। यानी काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है दोस्त, रेगुर मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी में कपास खेती अच्छा होता है, इसलिए काली मिट्टी का तीसरा नाम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्त, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इसमें फसल अच्छे लगे। अच्छा, कपास की खेती अच्छा काली मिट्टी में ही क्यों होती है, तो आप जानते होंगे अपने खेत में देखे होंगे, जो निचले स्तर के खेत होंगे, जो नदी के किनारे खेत होंगे, जो चौर में खेत होंगे, उसमें आप देखे होंगे हल्का बारिश होने के कारण आप मिट्टी क्या होता है, गीला हो जाता है, उसमें आपको निकल नहीं होता होगा। आप चलकर देखे होंगे, ये अनुभव करने वाली बात है, बरसात के दिनों में आप कर भी सकते हैं। तो काली मिट्टी में कपास खेती अच्छी होती है, इसलिए उपयुक्त मानी जाती है कि काली मिट्टी ह्यूमस युक्त होता है और इसमें जल सोखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। पानी सोखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। हल्का बारिश में भी ये गीला हो जाते हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसी काली मिट्टी के बारे में जान रहे हैं। अगली पॉइंट देखिए, काली मिट्टी, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी अधिक धारण करने की क्षमता होती है, नमी को बनाए रखती है, आप गीली हो जाती, वही बात बोले ना, गीली हो जाती। अब दोस्त ये भी बात, एक और प्रश्न आ गया कि ये यानी काली मिट्टी भारत में कितने भागों पर फैली। तो काली मिट्टी भी दोस्त 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर कौन मिट्टी फैली हुई है, काली मिट्टी। जैसे जलोढ़ मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर, उसी प्रकार काली मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर फैली हुई है। अब देखिए, अभी हम काली मिट्टी पर हैं। काली मिट्टी, यह मिट्टी एल्युमिनियम और लौह के यौगिक के कारण काली होती है। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्त, काली मिट्टी को काली क्यों कहते हैं, काली किसके उपस्थिति के कारण। देखिए काली मिट्टी इसलिए काली होता है, उसमें एल्युमिनियम और लोहे के यौगिक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, काले होते हैं। अब दोस्त समझ लेते हैं कि काली मिट्टी में किस किस तत्वों की प्रधानता होती है। तो देखिए काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम,
पोटास तथा चूने जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है। किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रधानता। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी होती है दोस्त, फास्फोरस। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, जबकि हम पहले बता चुके हैं आपको जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी आएगा किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन। और दोस्त जब अगर आपसे पूछ दे काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, चलिए बताइए आप। तो काली मिट्टी में क्या हो जाएगा दोस्त, फास्फोरस तत्व की कमी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम दोस्त बढ़ते हैं तीसरी मिट्टी के प्रकार। ये तीसरी मिट्टी के प्रकार हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा मेरा तीसरी मिट्टी में लाल एवं पीली मिट्टी। अब देखिए लाल एवं पीली मिट्टी, ये दोनों मिलाकर मिट्टी के एक प्रकार। इसमें लोहा के अंश उपस्थित रहता है, इसलिए लाल होती है। यानी लाल एवं पीली मिट्टी, यानी मिट्टी लाल क्यों होती है, लोहा के कुछ मात्रा की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इसमें जलयोजन के बाद यह मिट्टी पीले रंग का हो जाता है। जलयोजन जब होता है, यानी जल जब वर्षा उर्षा होती है तो जल पड़ जाती है, जलयोजन जल ग्रहण करते हैं, तो यह मिट्टी क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। इस मिट्टी के निर्माण ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटन एवं रूपांतरण से होता है। देखिए पहले ही बोल दिए, मिट्टी का निर्माण ही चट्टानों के टूटने फूटने से होती है, तो इसका निर्माण भी लाल एवं पीली भी मिट्टी का ही प्रकार है। यानी लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण जो होता है ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार चट्टान, रवेदार जो भुरभुरापन होता है, गीला नहीं होता है, आग्नेय चट्टानों के विघटन यानी क्षय होना और रूपांतरण बदलने से होता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं यही लाल एवं पीली मिट्टी। तो देखिए लाल एवं पीली मिट्टी कुल भूभाग के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। यानी लाल एवं पीली मिट्टी कितने भूभाग पर फैली हुई है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर। लाल एवं पीली मिट्टी में जैव पदार्थ की कमी होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ होती है। जैव पदार्थ की कमी होने के कारण यह मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी, इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था कर मक्का, यानी लाल एवं पीली मिट्टी जो होता है, इस मिट्टी में अगर हमको फसल लगाना है तो सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ेगा, जैसे आधुनिक तकनीक द्वारा पंप सेट के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर मक्का, तंबाकू, बाजरा इत्यादि का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। चलिए दोस्त अब हम चौथा मिट्टी के प्रकार में जाते हैं। ये चौथा मिट्टी का प्रकार है, क्या है दोस्त, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, देखिए लैटेराइट मिट्टी जो होता है, लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति गिरिन भाषा के लेटर शब्द से हुआ था। यानी लैटेराइट मिट्टी में लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा, ग्रीक भाषा के किस शब्द से, लेटर शब्द से हुआ। लेटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईट। दोस्त यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि लैटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से। लेटर का अर्थ क्या होता है, ईट। लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। यानी दोस्त आप समझ गए हैं, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। अब दोस्त इसे हम अगले पॉइंट पर जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है दोस्त, अगला पॉइंट मेरा कह रहा है 3 नंबर, भारत में इस मिट्टी का विस्तार मात्र 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर है। तो इसका विस्तार कितने भूभाग पर है, 1.3। लैटेराइट मिट्टी का विस्तार, क्वेश्चन आ जाएगा, लैटेराइट मिट्टी का विस्तार भारत के कितने भूभाग पर है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर। अब देखिए लैटेराइट जो मिट्टी होता है, इसमें एल्युमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। देखिए लैटेराइट मिट्टी भी लाल होता है, किसके उपस्थिति, एल्युमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड, जैसे फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 5वां पॉइंट पर, इसे लैटेराइट मिट्टी के 5वां पॉइंट पर। तो दोस्तों 5वां पॉइंट को समझते हैं। लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा में मिलता है। लैटेराइट जो मिट्टी है, इसमें चाय की खेती, कहवा की खेती और काजू की खेती अच्छी होती है। लैटेराइट मिट्टी में किसकी खेती अच्छी होती है, चाय, कहवा, काजू की खेती। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं मिट्टी के 5वां प्रकार। मिट्टी के 5वां प्रकार दोस्त है मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से ही स्पष्ट है, मरुस्थलीय, रेगिस्तान, मरुस्थलीय। इसमें ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। रेगिस्तान में ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। क्या होता है दोस्त, लाल एवं हल्का भूरा होता है मरुस्थलीय मिट्टी का रंग।
अब दोस्त आगे इसके तीसरा पॉइंट पर जाते हैं, यानी मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है। जहाँ मरुस्थल होगा वही ना मरुस्थलीय मिट्टी होगा। तो आप नाम ही सुने होंगे कि जैसे कच्छ में, कच्छ का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। तो दोस्त मरुस्थलीय मिट्टी में हम बोल सकते हैं कि इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में हुआ। और मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें सिंचाई कर उपजाऊ बनाया जाता है। सिंचाई करने के बाद उपजाऊ होते हैं और इसमें कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। कौन सा मिट्टी दोस्त, तो पहले ही बता दिए ये मिट्टी का प्रकार में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। पर्वतीय मिट्टी, अंतिम हम 6 नंबर मिट्टी के छठे प्रकार पर हैं। ये दोस्त क्या कह रहा है, छठे प्रकार जो मिट्टी का है वह कह रहा पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी पर्वतीय मिट्टी तो पहाड़ी क्षेत्र में ही ना देखने को मिलेगा। अच्छा, पर्वतीय मिट्टी जटिल एवं विविधता वाली होती है। विविधता मतलब क्या, अलग अलग तरीका की मिट्टी होता है, एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आप सुने होंगे कि भारत विविधता में एकता का देश है। इसका मतलब भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन एकता साथ साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं। तो दोस्त आप समझ रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। आगे बात पर्वतीय मिट्टी के तीसरा पॉइंट के देखते हैं दोस्त। पर्वतीय मिट्टी के तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्त, भू आकृति, वनस्पति इत्यादि में विविधता का कारण बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं मिलते। बड़े बड़े क्षेत्र में की ज़्यादा भूभाग में नहीं होते हैं, ये सब छोटा छोटा होते हैं भूभाग में मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार के मिट्टी में ढलानों पर फलों का बगान, यानी ढलानू जो स्थान होता है मिट्टी में, वहाँ किसकी खेती होती है, बगान लगती है फलों का। और नदी घाटी में चाय एवं फल की खेती होती है। तो दोस्त इस सेशन में आप मिट्टी के प्रकार के बारे में समझे हैं, मिट्टी कैसे बनता है इसके बारे में समझे। तो हम समझते हैं कि दोस्त आप अच्छे सब समझे होंगे और अपने नोट कॉपी में नोट किए होंगे। दोस्त इसको गौर से पढ़ेंगे तो कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आपसे पूछ देगा, तो दोस्त हम 5 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। 5 प्रश्न हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका उत्तर अपने कमेंट में दे सकते हैं। 1 नंबर का उत्तर ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा, इसी प्रकार। तो दोस्त हम पहला प्रश्न करते हैं आपसे, निश्चित रूप से आप जवाब देंगे। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। पहला प्रश्न क्या है दोस्त, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। दूसरा प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये तो बता देंगे दोस्त, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है। तीसरा प्रश्न दोस्त, काली मिट्टी भारत के कितने भूभाग पर फैली हुई है। भारत के कितने भूभाग पर काली मिट्टी फैली हुई है, काली मिट्टी का विस्तार है। चौथा प्रश्न दोस्त हम कर सकते हैं, चौथा प्रश्न क्या हम कर सकते हैं, देखिए आप जवाब आपको याद है लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। अगर गौर से सुनेंगे और अपने नोट कॉपी में जितना लिखेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। चौथा प्रश्न ये है कि काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है। क्या है प्रश्न दोस्त, काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। और अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न मेरा है, बिल्कुल आसान से आसान, बताइए मिट्टी निर्माण के कम से कम 2 कारक को बताएं। मिट्टी निर्माण के कितने कारक को बताना है दोस्त, 2 कारक को बताना है। तो आप हम विश्वास करते हैं कि दोस्त आप अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।